Me, Priyanka is describing the nutrition for different categories. यानी कि हम अलग अलग एज ग्रुप्स में उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उनको कितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि उनके बॉडी के अंदर कितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या आता है, यानी कि अलग अलग जो उनकी कैटेगरीज है, उनकी एज ग्रुप है, जैसे कोई इन्फेंट है, प्री स्कूल, स्कूलर या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर एडोलसेंट एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, एडल्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, यानी कि लैक्टेशन वाली जो वुमेन्स है, उनको कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ओल्ड एज पीपल्स को कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करता है सारा का सारा कि उनकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे क्या प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर लैक्टेशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है कि उनके अंदरूनी रिक्वायरमेंट क्या, वो किसी क्या उन्हें कोई डिजीज है। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट होता है, वो ज़्यादा डिमांड करता है फूड की, न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है वो भी डिपेंड करती है इस पर, वो एक्टिविटी कितनी करते हैं, क्या वो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं। अगर ज़्यादा हैवी वर्क करेंगे तो वही बात है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो उनकी ग्रोथ है, जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज़्यादा ग्रो अप होना होता है, इसलिए उनके अंदर भी न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आज हम करेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप सभी को पता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 kg नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस टाइम पे जो बच्चा होता है उसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो करता है। ठीक है, ये एक ग्रोथ का पीरियड होता है जो कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, यानी कि जब भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके जो उसका जब तक वो 1 साल का होता है उस टाइम तक वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। उसका जो वेट होता है वो जब वो 6th मंथ का होता है, देखो जब वो पैदा हुआ उससे के बाद जब वो 6th मंथ का होता है तो उसका वेट जैसे क्या 2.5 kg था जब वो पैदा हुआ, लेकिन क्या 6 मंथ के बाद उसका वेट उसका 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 5 kg हो जाता है। ठीक है, और जब वो लास्ट आता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर उसका है, तो जब वो ईयर के लास्ट में आता है तो उस टाइम पे उसका वेट उसका ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका जो वेट है वो 6 मंथ पे डबल होता है और 1 साल में उसका ट्रिपल हो जाता है, जितना भी वेट उसका ड्यूरिंग डिलीवरी था। ठीक है, और उसकी जो हाइट होती है, देखो यहाँ पे वेट बता रखा है, वेट उसका 6 मंथ पे क्या होता है, डबल हो जाता है और ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर ऑफ एज में, जबकि जो उसकी हाइट होती है वो 50% इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बच्चा है वो ग्रो भी होगा और उसकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये सब किस पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी के साइज पे, उसकी कंपोजिशन पे, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे, इन सब पे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है। सबसे पहले तो क्या होगा, जो बच्चा होता है उसकी बॉडी के साइज में चेंजेज आएंगे। ठीक है, जब भी वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होता है, यानी कि 1 साल तक का होता है, तो उस टाइम पे क्या वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। जो नॉर्मल बेबी होता है, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी, जो उसका बर्थ वेट होता है वो 6 मंथ पे डबल हो जाता है और 1 ईयर पे उसका ट्रिपल हो जाता है। जो क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस ए नॉर्मल इंडियन बेबी वेट बिटवीन 2.7 to 2.9 kg। वही बात मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल बेबी का वेट होता है वो 2.5 to 3 kg के अप्रोक्स होता है। ठीक है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि जो उसकी मदर है उसने डाइट कैसे ली है, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने डाइट कैसे ली है। अगर वो डाइट अच्छे से लेती है तो उसके बेबी हेल्दी मिलेगा, अगर वो डाइट कम लेती है तो उसका बेबी वहाँ पे हेल्दी नहीं होता, उसका वो लो वेट बेबी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे वही बात बता रखी है कि वुमेन में गिव बर्थ टू बेबी वेटिंग 3.2 to 3.3 kg, यानी कि कुछ महिलाएं होती जो अपने बच्चों जो डिलीवरी के टाइम पे उनके बच्चों का वेट 3.2 to 3.3 kg भी हो सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अच्छी डाइट ली है। ठीक है, और उनकी जो मैंने वो बात बता भी दी आपको, जो उनकी हाइट होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्स
50% इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है कि उनकी बॉडी कंपोजिशन भी वहाँ पे चेंज होती है। अभी तक तो क्या था, उसकी जो क्या थी चेंजेज, बॉडी साइज, उसके बॉडी के साइज में वहाँ पे चेंजेज आएंगे जो भी बच्चा वहाँ पे है। उसके बाद क्या, उसकी बॉडी की कंपोजिशंस में वहाँ पे चेंजेज आते हैं। कंपोजिशंस का मीन क्या है, यानी कि उसके अंदर जो वाटर है, जैसे प्रोटीन, फैट, मसल्स की ग्रोथ हो रही है, ये सब उसके अंदर जिससे भी मिलके वो बच्चा बना हुआ है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी वहाँ पे चेंजेज आता है। ठीक है, जब इन्फेंट का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी के अंदर 75% वाटर होता है, 12 to 15% फैट होता है और उसकी मसल्स की पुअर डेवलपमेंट होती है। इसीलिए जो भी अगर हम कोई भी बच्चे को उठाते हैं तो हर एक महिला ये बोलती कि उसको संभाल के उठाना। संभाल के क्यों उठाना, क्योंकि उसकी मसल्स वीक होती हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो करता है, और 60% तक जब वो ग्रो हो जाता है तो वो क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी मसल्स की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, एडिपोज टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से उसकी क्या है वहाँ पे अच्छे तरीके से वो जैसे जैसे वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, अपने नेक को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, उसकी मसल्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। और जैसे जैसे जितनी ज़्यादा मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी वो इतनी ही जल्दी जल्दी वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को करने लग जाएगा। उसके बाद आता है चेंजेज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे भी चेंजेज अकर होते हैं। जो एक फुल टर्म बेबी होता है, यानी कि 9 मंथ का जो बेबी होता है वो सिंपल प्रोटीन्स को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और इमल्सिफाइड फैट है उसको वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकता है। और उसके अंदर क्या होता है, विद द एडवांसिंग एज डाइजेस्टिबिलिटी कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, और जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इंक्रीज यानी कि इम्प्रूव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, यानी कि वो अच्छे तरीके से धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आता है चेंजेस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये था इनपुट, जब भी बॉडी के अंदर इनपुट जाती है। अब क्या है उसकी आउटपुट। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कैसे करता है, जो उसकी किडनी होती है वो क्या होती है फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसकी किडनीज अच्छे से वर्क नहीं करती, यानी कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी किडनीज के फिल्ट्रेशन रेट की नहीं हुई होती। वो जो भी तो क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देते, उसको सिर्फ मदर का ही मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। परंतु क्या होता है, जैसे 6 मंथ का हो जाता है बच्चा तो उस टाइम पे धीरे धीरे उसकी वीनिंग स्टार्ट कर दी जाती है, यानी कि उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने लग जाते हैं। बट स्लोली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लेकिन जैसे जैसे क्या है फर्स्ट ईयर का एंड होता है, किडनी की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो फुली तरीके से वहाँ पे डेवलप हो चुकी होती हैं। और इस तरीके से हम जो भी वहाँ पे बच्चा होता है उसको हर एक चीज़ खाने पीने के लिए देते हैं। उसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट। जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो भी बच्चा होता है उसकी क्या होती है वहाँ पे 1 साल तक का जब बच्चा होता है तो पहले तो क्या होता है, जब भी पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन सिस्टम होता है वो इतना इम्प्रूव नहीं होता। लेकिन उसका क्या है वहाँ पे जैसे ही वो पैदा होता है तो उसका ब्रेन का जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ती हैं कि वो पूरे जो लाइफ टाइम होती है इतनी ज़्यादा इंक्रीजमेंट उनकी ड्यूरिंग पूरी लाइफ उसकी नहीं होती। ठीक है, देयर इज़ रैपिड इंक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उनमें उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होती है। और क्या है, ये जो रेट होता है उसकी इंक्रीजमेंट होने की वो एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहता है। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं वो 1 साल तक वहाँ पे सबको पहचानने लग जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनकी आवाज़ को पहचानते हैं। देखो अचानक से वो क्या, एक बार वो क्या आए वहाँ पे लाइफ उनकी आ गई, उन्होंने जन्म ले लिया। ठीक है, तो उस टाइम के बाद क्या करते हैं वो अपनी मदर की आवाज़ पहचानने लग जाते हैं, अपने फादर की, अपने अंकल आंटी जो जो उसके नियर बाई रहते हैं, और जो जो हम उनको सिखाते हैं वो बहुत जल्दी ही कैच कर लेते हैं और पूरी उम्र वो उन चीज़ों को नहीं भूलते। यानी कि अगर हम उन्हें कोई लैंग्वेज सिखाते हैं, अपने वाली लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसी लैंग्वेज के वो आदी हो जाते हैं और वही लैंग्वेज वो वहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी मतलब क्या होती है ये एज होती है 1 ईयर तक, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, उनके जो ब्रेन की सेल्स होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए हमें उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसके ब्रेन की अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है चेंजेस इन फीडिंग बिहेवियर।
उनके फीडिंग बिहेवियर में भी चेंजेस आता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब भी बच्चा स्किंग करता है और अगर हम उसके जैसे उसके क्या यहाँ पे लिप्स हैं, ठीक है, और हम लिप्स के इस साइड में अगर हम अपनी उंगली यहाँ पे लगा देते हैं तो वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे मदर की निप्पल है, ठीक है, तो वो उसी साइड में अपने मुंह को करेगा और उससे वहाँ पे स्किंग करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसको यहाँ से मिल्क मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, उसको अपनी गर्दन को उसी साइड में वो घुमा लेता है। तो यहाँ पे क्या उसमें भी चेंजेस आते हैं। जब भी बच्चा होता है तो वो स्टार्टिंग में क्या करता है, 3 मंथ्स तक उसको उसकी जो टंग होती है वो उसकी मूवमेंट सिर्फ ऊपर और नीचे ही मूवमेंट करता है, जिसके वजह से उसकी सिर्फ स्किंग हैबिट ही बनती है। आप सब भी अगर ये करके देखोगे, जैसे स्किंग करते हैं, अगर वो प्रोसीजर करके देखोगे सेम टू सेम, तो आप देखोगे कि आपकी जो टंग है वो सिर्फ ऊपर और नीचे की साइड ही मूवमेंट कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है, 3 मंथ्स टू अबो होता है और 4th मंथ पे क्या उसकी टंग की मूवमेंट में चेंजमेंट आने लग जाते हैं, यानी कि वो साइड बाय साइड भी अपने टंग की मूवमेंट करने लग जाता है, जिसके बाद में वो स्वेलविंग भी कर सकता है। यानी कि जब भी हम उसको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं तो वो उसको वहाँ पे निगल सकता है और इस तरीके से वहाँ पे उसके फीडिंग बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम उसकी वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको माँ के दूध के अलावा भी कुछ ना कुछ खाने पीने को देने लग जाते हैं, क्योंकि अब उसको क्या आ जाता है, वहाँ पे स्वेलविंग करना आ जाता है, यानी कि निगलना आ जाता है। उसके बाद है RDA एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो भी इन्फेंट होता है उसको कितनी कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। RDA का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी से उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, वो मूवमेंट करता है, उसकी एक्टिविटीज़ करता है, इसलिए उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हायर होती है। जब तक वो 5 मंथ का होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट आर मीट बाई, जब तक क्या होता है वो 5 महीने का होता है, 5 मंथ का होता है, तो उसको उसकी मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही, यानी कि ब्रेस्ट फीड से ही उसको एनर्जी मिलती है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता रहता है और जब क्या होता है उसको वीनिंग वहाँ पे स्टार्ट कर दी जाती है, उसको सप्लीमेंटेशन वहाँ पे देने लग जाते हैं, तो वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। उसके बाद आता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको भी जब तक वो 5 मंथ का होता है तो वो भी उसकी मदर से मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो भी उसको सप्लीमेंट से ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है फैट, ठीक है। फैट भी वही बात है कि पहले तो ये जो सभी चीज़ें ये उसको 5th मंथ के अप्रोक्स तक, यानी कि जब तक वो सिर्फ क्या ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो वहाँ से ही उसको मिलती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने लग जाते हैं, यानी कि वीनिंग हम उसको स्टार्ट कर देते हैं बच्चे की, तो वो उन सब चीज़ों की, यानी कि फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, एनर्जी, इन सब की रिक्वायरमेंट वो उस फूड से ही कंप्लीट करेगा जिसको वो ले रहा है, ठीक है। तो फैट की वो क्या है, उसको अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ फैट पर डे की ज़रूरत होती है, जो कि उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। लेकिन जब क्या ब्रेस्ट मिल्क उसका बंद हो जाता है, यानी कि उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको कम से कम 25% एनर्जी फैट के रूप में मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको फैट मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ब्लेंड और विजिबल या फिर इनविजिबल फैट उसको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स का आप सभी को पता ही होगा। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। उसके अंदर क्या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की तो मेनली होती है। पहले तो उसको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है और उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको कहाँ से मिलती है, कैल्शियम उसकी डाइट से मिलती है। जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है उसने रिकमेंडेड किया है कि 500 mg ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग इन्फेंसी उसको चाहिए ही चाहिए होती है, यानी कि उसको अप्रोक्सीमेटली 500 mg कैल्शियम की नीड होती है, जो हमें उसकी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। उसकी जो आयरन की नीड है वो भी क्या है, उसके अंदर चाहिए होती है, ठीक है। जैसे और जो दूसरे एज ग्रुप से उसके अकॉर्डिंग ही उसको भी आयरन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ इन्फेंट क्या करता है, आयरन को स्टोर करके रखता है, लेकिन जैसे जैसे उसको हम सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो आयरन भी हमें वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर आयरन नहीं मिलता है।
ठीक है, जब उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है उसको। तो विटामिन ए जो होता है वो सबसे मेन होता है और बच्चे के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है उसकी आइज़ के लिए, ताकि उसके आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी आइज़ के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अब इम्यूनाइजेशन के अंदर भी आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिकमेंडेड किया है कि उसको डेली 350 mg विटामिन ए मिलना चाहिए, इनके रेटिनॉल मिलना चाहिए अप टू 6 मंथ, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी तैयार किया है, जिसके द्वारा उसको विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ में उसको विटामिन डी भी मिलना चाहिए, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, बोन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसको हम सनलाइट से भी ले सकते हैं। इनके अलावा उसको थायमिन, राइबोफ्लाविन और नाइसिन की रिक्वायरमेंट भी उसकी कंप्लीट करनी चाहिए।